जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित SD शर्मा आपके पास फिर दोबारा FB लाइव पे। आज हमारे मुद्दे हैं दिल्ली में ऑक्सीजन, PMRF, PM केयर और उसके अलावा साथ साथ छोटे मोटे और मुद्दे भी 2-3 लेंगे। ख़ास तौर से दिल्ली के मुद्दे ज़रूर लेंगे। ये दिल्ली के मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। दीपक कैसा है? राम राम दीपक, कैसा है? सब ठीक? घर में बिटिया ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज सेंटर विस्टा से। सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट जो है आज की तारीख में एक विवाद का विषय बन गया है। पता नहीं क्यों बना है, ये नहीं समझ में आ रहा, बट बन गया है। अब सेंटर विस्टा क्या है, क्यों है, क्या कारण है उस सब के होने का, चलिए आज थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं कि ये सेंटर विस्टा इन लोगों के पेट में दर्द कर क्यों रहा है। सब पॉजिटिव है भाई, बी पॉजिटिव विथ थॉट्स और फटाफट से बाहर आ जाओ, ठीक है? राम राम श्यामलाल जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट की। सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बार बार बोला जा रहा है? सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट को बंद कर दो, बंद कर दो। क्या कारण है? इतना दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को? बार बार बोला जा रहा है ये मोदी का घर बन रहा है, मोदी का घर बन रहा है, मोदी का घर बन रहा है, मोदी को घर की ज़्यादा ज़रूरत है। अरे भाई एक बात बताओ, वहाँ पे क्या मोदी निवास लिखने जा रहे हैं क्या? जैसे हम बाहर शर्मा निवास, वर्मा निवास, गुप्ता निवास, जांगरा निवास, गर्ग निवास लिख देते हैं क्या वहाँ पे? जय श्री राम। क्या वहाँ पे हम ऐसा कुछ मोदी निवास लिखने जा रहे हैं क्या? वो PM हाउस है, PM। या फिर इन्होंने मान लिया भाई जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे इनके बस की नहीं है, इनकी औकात नहीं है उनको हराना, या तो ये हो सकता है, ठीक है? वरना और कोई कारण मुझे तो दिखता नहीं भाई कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि भाई ये PM हाउस बनने में दिक्कत है। अब आप सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है इस सब का? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये सेंटर विस्टा में बन क्या रहा है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है। आपको पता है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग किस टाइम की बनी हुई है? ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनी थी तो उस समय के अनुसार यहाँ पे बहुत जगह थी। आज उसकी हालत जर्जर है। हालात ये है कि वो कभी भी गिर भी सकती है। बीच में कई रिपेयरिंग हो चुकी हैं, फायर एग्जिट नहीं है और आपको पता होगा जब संसद पे हमला हुआ था तो सुरक्षा की भी समस्या आई थी। अब कारण समझिए क्या है। बेसिकली यहाँ पर बन रहा है एक नई बिल्डिंग, विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। सेंट्रल सेक्रेटरीट हमारे यहाँ अलग है, यहाँ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बन रहा है, ऑफिस और रेजिडेंस वाइस प्रेसिडेंट का बन रहा है, ऑफिस और रेजिडेंस प्राइम मिनिस्टर का बन रहा है। उसके अलावा नई फैसिलिटीज़ हमारे अलग अलग, संजय भाई राम राम, और रिनोवेशन हो रहा है एडमिन ब्लॉक का। अब इसका होगा क्या बेसिकली, और इस सब के पीछे कारण क्या है? हमारे देश में ना लगभग 51 मिनिस्ट्रीज, 51 मिनिस्ट्रीज हैं, जो कि जिसमें से 29 मिनिस्ट्री आज भी किराए के ऑफिसेज में चलती हैं। ध्यान से समझिएगा भाइयों, आज भी किराए के ऑफिस में चलती हैं, और जिसमें करीब 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, और इनका करीब 1,000 करोड़ प्रतिवर्ष, रिपीट कर रहा हूँ, 1,000 करोड़ प्रतिवर्ष किराया जाता है। 29 राम राम भाई, 29 मिनिस्ट्री किराए पे चल रही हैं, किराए के ऑफिसेज में चल रही हैं, जिनका करीब 1,000 करोड़ प्रतिवर्ष किराया जाता है। अब आप सोचिए ये किराया किसको जा रहा होगा? दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह किसके पास है? कौन नहीं चाहता? क्या कारण है उनका? क्यों नहीं चाहते कि वो सेंटर विस्टा बने? एक बहुत बड़ा कारण ये है
कि वो जो 1,000 करोड़ का किराया प्रतिवर्ष का जा रहा है अलग अलग मिनिस्ट्री के पास, वो जाना बंद हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए इनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। ये फैसिलिटीज़ तो एक जगह कर्मचारी लाएंगे, दूसरा एक और चीज़ सोचिए, जिनकी जगह पर ऑफिस बने हुए हैं वहाँ से जासूसी करना कितना आसान है, अपना आदमी अंदर डालना कितना आसान है। तो आप समझिए ये लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। ये वास्तव में इसका विरोध नहीं कर रहे। एक तो इनकी, राकेश भाई राम राम, एक तो इनकी जेब कट रही है, दूसरा इनको जो दलाली जो जासूसी करनी है उसका रास्ता बंद होने के पूरे काम हो रहे हैं। इस कारण से ये लोग सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और कारण बताता हूँ जो बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा सेंट्रल विस्टा अगर अभी नहीं बना तो फिर दोबारा एक बहुत बड़ी जगह किराए पे हमें लेनी पड़ेगी। भाई शेयर तो आप लोग करोगे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मनीष? शेयर तो आप लोग ही कर सकते हो। भाइयों से निवेदन है प्लीज़ शेयर करें। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी रिसर्च की है फिर दे रहा हूँ। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारी कितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ किराए पे चल रही हैं, उसका प्रतिवर्ष कितना किराया जा रहा है और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दूसरा, अब आपको मैं बताता हूँ एक और बहुत बड़ा कारण जो इसको बनना ज़रूरी है। इसको बनना ज़रूरी होने का कारण ये है कि भाई अब जो है ना अगले कुछ सालों में हमारी लोकसभा सीटों की डीलिमिटेशन होनी है। अब आप देखते हो जैसे दिल्ली में केवल 7 सांसद हैं, इतनी बड़ी दिल्ली 7 सांसद हैं। अब डीलिमिटेशन होने वाली है। डीलिमिटेशन होने का मतलब ये है कि सीट्स छोटी होंगी, सांसद बढ़ जाएंगे। अब सांसद बढ़ जाएंगे तो भाई वो बैठेंगे कहाँ जाके? बताएगा कोई? बता सकता है कोई? कहाँ बैठेंगे? हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमारी जनसंख्या जो है 1,40,00,000 हो जाएगी तो हमें 888 लोकसभा सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। 888 लोकसभा सीटें। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट आज की तारीख में अगर जो प्रेजेंट संसद भवन है हमारा, उसमें ये 888 सांसद कहाँ बैठ सकते हैं? कोई बता सकता है? एक के ऊपर एक तो सब चढ़े ही रहते हैं। अब आप बताइए कहाँ पॉसिबल है बैठने के लिए? जगह है क्या? और केवल यही नहीं, लोकसभा के अंदर भी 384 यानी अब से 139 और ज़्यादा सांसद बिठाने हैं। लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा हमारी अपर हाउस है, लोअर हाउस हमारी लोकसभा। दोनों के अंदर लोकसभा में हमें 336 सांसद और मिल रहे हैं, राज्यसभा में हमें 139 सांसद और मिल रहे हैं। आगे आने वाले कुछ वर्षों में जब ये बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे भाई? बताएगा कोई आकर के? क्या संसद भवन के ऊपर एक मंजिल, जैसे हम अपने घर में मंजिल डाल लेते हैं भाई, फैमिली बड़ी हुई एक स्टोरी और बढ़ा ली, क्या ऐसा संभव है क्या संसद भवन में? संसद भवन की हालत वैसे ही जर्जर हो चुकी है। संसद भवन में कोई एक ईंट लगाने के का मतलब है सबकी जान को खतरा कर देना। आपको लग रहा है क्या? 93 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये, 93 ईयर्स हो गए इसको बने हुए। 93 ईयर्स, 93 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये। तो 93 साल पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्या लग रहा है एक और गोल गुंबद ऐसे बन जाएगा क्या? संभव नहीं है। अब बात आती है सेंट्रल विस्टा की। ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट दिया गया है, किसको दिया गया है, कितना खर्चा आ रहा है और उस खर्चे का क्या एलोकेशन हो रहा है, मैं आपको इसके ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी देनी ज़रूरी समझूंगा। कारण क्या है, जब तक आप इसकी जानकारी लेंगे नहीं ना तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। 21 महीने का ये प्रोजेक्ट है जी, इसकी कॉस्ट है 862 करोड़। 21 महीने का प्रोजेक्ट है, 862 करोड़ की इसकी कॉस्टिंग है। L&T को ये प्रोजेक्ट दिया गया है एक पार्ट का, जिसमें 2 हिस्सों में काम हो रहा है। CPWD ने इसको बताया कि भाई 895 करोड़ तक जाएगा। सोर्सेज कहते हैं ये काम अगर दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है तो ये सारा का सारा 21 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब देखिए ऑन रिकॉर्ड लगभग 893 CPWD का प्रोजेक्ट आ रहा है। वैसे जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे वो आ रहा है 842 करोड़ का। देश की पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है 862 करोड़ का। ठीक है, अब आपको मैं एक साथ में उदाहरण देता हूँ बहुत बढ़िया सा। महाराष्ट्र में अंबर निवास बन रहा है महाराष्ट्र के लोकल विधायकों के लिए।
राम राम भाई राकेश। महाराष्ट्र में अंबर निवास करके एक परियोजना है महाराष्ट्र के, अभी उसका टेंडर आया था बाकायदा अखबार में पूरा, आप कहोगे तो मैं इसी के अंदर लिंक में शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए आप, उसकी कॉस्टिंग दी हुई है जी 900 करोड़। देश की पार्लियामेंट की कॉस्टिंग आ रही है आपकी 862 करोड़। सेंट्रल विस्टा के अंदर के पार्ट की है ये, सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें आगे जाके 888 लोकसभा के सांसद बैठेंगे। उसके अलावा आपके पास राज्यसभा के भी सांसद बैठेंगे, ठीक है, जो कि 384 होंगे। थैंक यू शेयर करने के लिए। तो अब पॉइंट ये है कि भैया सांसद बैठ रहे हैं कितने भाई, कुल मिलाकर के नाना करते हुए भी जाकर के 1350-1400 प्लस सेक्रेटरीट का काम उसमें अलग होगा। और ये महाराष्ट्र की क्या विधानसभा में कितने 1500 विधायक हैं क्या, उनके लिए जो रहने की जगह बन रही है उसके लिए आपके पास बन रहा है कितना 900 करोड़। ऐसा दोगलापन कहाँ पे। अब सवाल आता है कि भाई इनको ये कहना है कि भाई ये सारा का सारा गेम लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी है। इनका कहना है ये 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रही है। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा को सीधे लेके आ रहा हूँ वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने 2 दिन पहले 17.49 करोड़ वैक्सीन डोज लगवा दी हैं ऑलरेडी। 17.49 करोड़ वैक्सीन डोज की पेमेंट कर चुके हैं जो लग चुकी है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब ये लगाइए, ये डोज की पेमेंट हो चुकी है और अभी 84 लाख डोजेज और बची हुई हैं इनके पास, जितने भी राज्य और केंद्र है सबके पास। देखिए केंद्र ने जितनी डोज खरीदी थी वो सारी केंद्र कोई अपने घर तो नहीं ले गया, केंद्र कहीं और नहीं है, केंद्र ने राज्यों में बांटी, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटी और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी। यानी लगभग 18 लाख डोज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, जो 60 प्लस आर्मी मैन और 45 प्लस वालों में भी लगी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब ये कहते हैं कि भाई पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। सेंट्रल विस्टा पे आपने 20,000 करोड़ रुपया लगाया। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, 35,000 करोड़ का बजट एलोकेशन बता रहा हूं, जो इस साल के बजट में था, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने किया था। 35,000 करोड़ का तो केवल और केवल वैक्सीनेशन का बजट अलग रखा था, जो बजट एलोकेशन में है। इसका सेंट्रल विस्टा से कोई काम नहीं। दूसरा, ये जो 20,000 करोड़ रुपया खर्च होना है सेंट्रल विस्टा में, वो एक दिन में नहीं खर्च हो जाना, ये फेज वाइज होता है। इतना काम हुआ, इतना पेमेंट रिलीज हुआ, इतना काम हुआ, इतना। जो लोग गवर्नमेंट टेंडर में डील करते हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। उसके अलावा इसी साल के बजट का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 4,05,636 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ये जो 20,000 करोड़ रो रहे हैं ना खाली, मैं उसके अलावा का पॉइंट बता रहा हूँ। 20,000 करोड़ से कितना ज़्यादा होता है, 4,05,636 करोड़ किसके लिए, हेल्थ और फैमिली। अब उसके बाद हेल्थ रिसर्च के लिए 15,368 करोड़ दिया। आयुष मंत्रालय, जो हमारा आयुष है, जिसने कल एक DRDO ने एक बहुत बढ़िया पाउडर हमारा लॉन्च किया है, जिसकी पहली रिसर्च पेपर पतंजलि ने दी थी, जो कि आयुष में काम करती है, आयुर्वेदा में काम करती है, जो भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति है उस पे काम करती है। उसको 13,112 करोड़ रुपए का बजट दे रखा है। उसके अलावा कोविड की ग्रांट्स जो अलग अलग राज्यों को दिए, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा, मेरे पे सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है मैंने। 15,000 करोड़ की ग्रांट हर राज्य को बांट रखी है। 15,000 करोड़ में से वैक्सीनेशन का मैंने आपको बता ही दिया 35,000 करोड़। क्लीन एयर के लिए 2,217 करोड़। पोषण अभियान, बच्चों को, माताओं को पोषण देने के लिए 12,291 करोड़। एम्स जो अगले 4 साल तक बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए
देश में आज की तारीख में 22 एम्स वर्किंग और इन प्रोग्रेस हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वर्किंग एंड ऑन प्रोग्रेस, अलग अलग स्टेजेस पे हैं। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपया डाल रखा है। ऐसे ही स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जो अगले 6 साल तक जारी रहेगा। एम्स वाला 4 साल तक के लिए है और ये 5 साल तक के लिए। इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है स्वास्थ्य के ऊपर, तो इन्हें सेंट्रल विस्टा से दिक्कत क्यों है? क्या कारण है ये जो बार बार सेंट्रल विस्टा को रोए जा रहे हैं? क्या कारण है? कौन है ऐसा जिसको दर्द हो रहा है? मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया, वो जो 1,000 करोड़ रुपया साल का किराया जा रहा है ना 29 मंत्रालयों का, वो लोग जो किराया खा रहे हैं उनको दर्द हो रहा है। वो दलाल जो इस देश में बिना दलाली के कोई काम नहीं कर सकते, उनको दर्द हो रहा है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में कोई ऐसी चीज़ बने जो उनकी अपनी हो। अब देखिए, ये मोदी बनवा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत समझिए, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों की बनाई हुई। मोदी तो बुरा है ही बेटा, मोदी से बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनकी दुकानदारी पिछले 7 सालों से बंद है, वो सोचिए कितना बुरा समझेंगे। अब 1,000 करोड़ की जिसको लात पड़ने वाली है, वो मोदी को अच्छा कैसे समझ लेगा? 1 साल का 1,000 करोड़ का किराया जिस पे जा रहा है, वो मोदी को अच्छा कहेगा क्या? ये था एक हिस्सा आज के उसका। आज मैंने जो शुरू किया वो किया आपका सेंट्रल विस्टा से, और साथ साथ में आ गया आपके एलोकेशन ऑफ फंड्स पे स्वास्थ्य विभाग के। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास अगले मुद्दे पे जो बहुत ज़रूरी है, जो है पीएम केयर और पीएम आरएफ, पीएम केयर फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड। अब समझिए ये दोनों का कलेश क्या है। इन लोगों को एक ये भी दिक्कत है कि भाई ये पीएम केयर फंड चोरी कर रहे हैं, पीएम केयर फंड में पैसा मत दो, मोदी खा गया, मोदी ने पीएम केयर फंड से मूर्ति बनवा दी। सारी बकवास करते हैं, दुनिया भर की बकवास कहीं भी करवा लो। अब सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना, ये क्या बना और कैसे बना। सन 1948 जब देश आज़ाद हुआ, तो जो विस्थापित आ रहे थे हमारे यहाँ, उनके लिए एक रिलीफ फंड बनाया गया। उस समय तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, कोई संविधान नहीं था। तो संविधान यानी पार्लियामेंट भी नहीं थी, पार्लियामेंट भी नहीं, संविधान भी नहीं। तो ये जो फंड बनाया गया, ये जो एक जुगाड़ बनाया गया, ये जुगाड़ क्या बनाया गया, इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई अपनी। और वो समिति क्या थी, उस समिति में कौन लोग थे, कहाँ से आए वो लोग, ये आप समझने की चीज़ है। आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आप समझ लें इसको। जो पीएम एनआरएफ बनाया गया, बनाने का मुख्य मकसद था जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आ रहे थे उनके लिए पैसा इकट्ठा करना। जनवरी 1948 में बनाया गया। इसका चेयरमैन था, ध्यान से समझना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चेयरमैन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिएगा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, दूसरे मेंबर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, फिक्की के रिप्रेजेंटेटिव और टाटा के मेंबर, टाटा ट्रस्ट के। अब समझिए इसमें सरकार का क्या रोल। जो प्रधानमंत्री वो कांग्रेस का था, यानी नेहरू, कांग्रेस का अध्यक्ष वो नेहरू, टाटा आप पता है पूंजीपति आदमी है, व्यापारी पूंजीपति आदमी है, वो तो उसी का साथ देंगे जो सरकार में होगा, और सरकार का कोई व्यक्ति नहीं इसमें। ठीक है जी, इसका मेन उद्देश्य बाद में बढ़ा करके थोड़ा सा रोल बढ़ाया, इन्हें नेचुरल कैलेमिटीज़ पे लेके आए कि प्राकृतिक आपदा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के हार्ट की, किडनी की ट्रांसप्लांट हो रही है, उसकी मदद करनी है। लेकिन इस सब में एक खास बात थी, विवेक सारा का सारा प्रधानमंत्री यानी चेयरपर्सन के हाथ में था। ठीक है, उसके अलावा किसी के हाथ में था। अच्छा, ऑडिट की रही बात, तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिट को दिया गया। ठीक है, टैक्स रिबेट 100% थी, वैसी की वैसी अब भी थी। इसे ऑडिट कर रही थी संस्था, ये याद रखिएगा, मैसर्स SARC एसोसिएट्स, मैसर्स SARC यानी सुनील कुमार गुप्ता हैं ये। ठीक है, ऑडिटर्स हैं जो ये ऑडिट कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग इस पे बैलेंस जो है वो है, पिछले साल मई तक का बैलेंस मेरे पास है, इसमें
967 करोड़, ठीक है। तो अब आप समझिए आज जो ये पीएम केयर बना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है और इनको दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट को इसमें कोई रोल नहीं दिया गया है। इनका असली दर्द ये है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट इसमें कोई रोल नहीं रखता। मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। इसको बनाने का उद्देश्य जो था वो कोविड से लड़ना था। अब कोविड देखिए, नेचुरल कैलेमिटी अलग चीज़ है, कोविड एक अलग चीज़ है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल कैलेमिटी। जो लोग कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, वो इतने बड़े मूर्ख हैं जो समझ लो, मैं शब्द नहीं बोल सकता उनके लिए। ये ना प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, ये बनाई हुई है लेबोरेटरी में। ये बात सबको पता है, कोई बोले या ना बोले, सरकारें खुल के नहीं बोलती। अब इसके अंदर जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चेयरमैन के अलावा कौन कौन है। अब ये कहेंगे भाई इसमें अमित शाह है, इसमें राजनाथ सिंह है, इसमें निर्मला सीतारमण है, यानी गृह मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर यानी हमारे रक्षा मंत्री है, और वित्त मंत्री है। भाई एक चीज़ बताओ, क्या आप लोगों ने ये मान लिया ये तीनों परमानेंट ही रहेंगे? ये पीएम केयर फंड तो आगे तक रहना है, जाना तो है नहीं। कल कोई और आके बैठेगा, उसके पास आ जाएगा। तो यानी मेंबर वो हैं, उसके अलावा केवल ये तो ही हैं, उसके अलावा तीन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट पर्सनैलिटी अलग अलग एरियाज से ली जाएंगी इसमें, वो भी हैं इसमें, ठीक है जी। अब डील क्या थी? इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। अब देखिए एक चीज़ सोचिए, कोई बंदा बीमार हो रहा है, अब इसी कोविड में ही सोचिए अब क्या क्या हो रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, इसको जो ऑडिट कर रही है, ये भी ऑडिट वही संस्था कर रही है जिसको पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑडिट कर रहा है। समझिएगा, जिसको पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो ऑडिट कर रहा है, सेम ऑडिटर्स इसको भी ऑडिट कर रहे हैं। अब मेन मुद्दा ये है, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। दूसरा, टाटा के चेयरपर्सन नहीं है, ठीक है। तीसरा, फिक्की नहीं है। 4 लोग मेन संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, 4 लोग हैं ये। उसके अलावा 3 सोसाइटी के चुने हुए अलग अलग क्षेत्रों से दिए हुए लोग हैं। अब मुद्दा आता है कि भाई एक सिचुएशन ऐसी आई है हमारे पास कि जिस सिचुएशन के अंदर हम पे पेंडेमिक जिसको हमने बोला है या आपदा है। अब सवाल यह आता है, इस आपदा के अंदर भाई जो बीमार है वो तो बीमार हो गया, ठीक है ना। बीमार व्यक्ति को तो पैसा मिल गया, सपोज करो इलाज हो गया, कैसे तैसे करके कर लिया। लेकिन उसके ऊपर जो आश्रित व्यक्ति हैं, जैसे आप देख रहे हो प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 महीने का राशन पहले और 2 महीने का राशन अब देने की बात की है। वो कहाँ से दिया है? पीएम केयर फंड से। जो गरीब आदमी है जिसका व्यवसाय छूट गया, उसके अकाउंट, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके अकाउंट में 500-500 रुपये डाल रहे हैं। वो कहाँ से डाल रहे हैं? यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेशनल रिलीफ फंड में ये वाली फैसिलिटी तो थी नहीं, पीएम केयर में अगर ये फैसिलिटी डाल दी तो इनको दिक्कत क्या आ रही है? संवैधानिक पद है, संवैधानिक लोग बैठे हुए हैं, कल को तुम्हारे लोग आ जाएंगे, तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या दर्द केवल इस बात का ही नहीं है कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है? असली दर्द केवल इसी बात का है कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट को पीएम केयर फंड में कोई रोल नहीं दिया गया है और कोई प्रॉब्लम किसी तरह की इनके पास नहीं है। असली समस्या केवल और केवल इतनी सी है। अब मैं आपको लेटेस्ट 28 अप्रैल तक के पीएम केयर के एलोकेशंस जो उन्होंने किया है उसका छोटा सा डिटेल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑथराइज्ड डाटा दे रहा हूँ 28 अप्रैल तक का, उसके बाद का डाटा नहीं है मेरे पास अभी। 2000 करोड़ के वेंटिलेटर्स, 2000 करोड़ के वेंटिलेटर्स विभिन्न राज्यों में दिए हैं। 1000 करोड़ रुपया जो माइग्रेंट वर्कर गए हैं उनके लिए दिया है। 2200 करोड़ रुपया वैक्सीन ड्राइव्स के लिए दिया है। 2
कोविड हॉस्पिटल बिहार में बनवाए हैं। 201 करोड़ रुपए के 162 ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें दिल्ली में भी लग चुके हैं वो हैं। 551 PSA ऑक्सीजन प्लांट, ये एक विशेष तरह की तकनीक का प्रयोग होता है। उसके अलावा 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑलरेडी पीएम केयर फंड से दिए जा चुके हैं। ये जो बोलते हैं ना पीएम केयर फंड खा गए, ये कर दिया वो कर दिया, ये छोटा सा एक जो पिछले साल दिया था उसके अलावा का बता रहा हूँ ये हिसाब, ठीक है। अब ये समझिए कि इन लोगों को इतना दर्द क्यों है। दिक्कत यह है कि पैसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा डिजिटली हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले जाता था गांव के प्रधान के पास, प्रधान उसमें से काला बाजारी तो होगी, उसका तो इलाज नहीं है फिलहाल, उसका भी एक उदाहरण दूंगा, भी बहुत बढ़िया सा उदाहरण दूंगा काला बाजारी का। अब देखिए पहले होता क्या था, गांव के प्रधान पे पैसा जाता था। सपोज कीजिए एक व्यक्ति का 500 गया है तो वो 300 भी दे देता था, तो लोग कहते हैं चलो कुछ तो आ गया। अब प्रधान 200 तो नहीं खाता था, उसके ऊपर जो नेताजी हैं वो भी खाते थे और ऊपर से भी जो खाया जाता था। अब क्या है, डिजिटल है, आपके अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ, आपके अकाउंट में जाना है पैसा, तो 500 का 500 पूरा जाएगा। इनको असली दर्द ये हो रहा है कि भाई ये कैश का फ्लो क्यों नहीं हो रहा। काला बाजारी का असली धंधा कैश का फ्लो से होता है, ये कैश फ्लो क्यों नहीं हो रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, ये जो सेंटर विस्टा बंद कराना चाहते हैं ना, इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको। सेंटर विस्टा बंद कराने का एक कारण है, इस पर 42,000 मजदूर काम करेगा। कितना? 42,000। 42,000 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको दिहाड़ी भी मिलेगी, रोटी भी चलेगी उनकी। अगर हम इन 42,000 को भगा दें, 42,000 पे 4 लोग भी आश्रित मान लो, एक व्यक्ति पे 4 आश्रित तो मानते हैं ना, जबकि गांव में तो परिवार बड़े होते हैं इन वर्कर्स के, तो हम 4 मान लें, 1.25 लाख लोग भूखे मरेंगे। अगर ये काम कराते हैं तो इन्हें ये दर्द है कि इनसे काम क्यों करा रहे, नहीं कराओ तो कहेंगे देखो 1.25 लाख लोगों को तुमने मार दिया। इनके लॉजिक अच्छे हैं, चला ऐसे भी नहीं जीने दो और वैसे भी नहीं जीने दो। फिर कहते हैं लोगों के हाथ में पैसा दो तभी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अरे पैसा काम कर रहा है, पैसा दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तुम कहते हो भाई हराम के पैसे दे दो, हराम के पैसे तब दिए जाते हैं जब हराम से कमाए जाते हैं, दलाली से कमाए जाते हैं। तुम्हारी दलाली बंद है इसलिए तुम्हें दिक्कत है। अब 2-3 उदाहरण और देता हूँ। 100 करोड़ रुपए का हज हाउस बनवा दिया राजस्थान में। अभी पिछले हफ्ते सोनिया गांधी जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन की नींव रखी। एक बात बताओ भाई, सेंटर विस्टा में दिक्कत है, यहाँ पे कोरोना हो रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या फ्री में बन जाएगा भवन? वहाँ क्या लोगों को बेकार काम कराओगे, उनसे कोई पैसा नहीं दोगे उन्हें? वहाँ क्या, अभी पिछले हफ्ते की बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ भवन बनवाया है तो क्या वो फ्री में हो जाएगा? ये सारी चीज़ें तर्क की बातें होती हैं और इन मूर्खों के साथ तर्क में बात आप कर नहीं सकते। लेकिन आप जो लोग असमंजस में हैं, जिनको ये नहीं पता कि भाई पीएम केयर और पीएम रिलीफ फंड में फ़र्क क्या है, वो बताना ज़रूरी है। सेंटर विस्टा क्यों ज़रूरी है ये भी बताना ज़रूरी है। इससे क्यों नुकसान, किसका नुकसान हो रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है उसका कारण क्या था, वो बताना ज़रूरी है। जब तक आप इनको ये बताएंगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगता लोग मानेंगे। क्योंकि मार्केट में ना अलग अलग प्रकार की, मेरी कई लोगों से बात हुई, सब लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। लोगों को क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। सबको लग रहा है पीएम केयर तो खाए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी मैंने आपको इतनी चीज़ें गिनाई हैं, ये सारी चीज़ें 28 अप्रैल तक 29 अप्रैल तक पीएम केयर के द्वारा की गई हैं, ऑन रिकॉर्ड डाटा अवेलेबल है। तो आप सोचिए, लोगों तक अगर बातें नहीं पहुंचेंगी, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तब तक ये बातें बेकार हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर होगी, लोगों तक पहुंचेगी, बात पहुंचेगी तो रिजल्ट निकलेगा। ये मेरे आज के मेन 2 मुद्दे थे जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करने थे, और मैं चाहता हूँ आज इन्हीं 2 मुद्दों पे ही रहूँ। दिल्ली के मुद्दों को इससे जोड़ करके इन दोनों मुद्दों का महत्व ख़त्म हो जाएगा। शायद ये वार्ता इसी में ही सही है। 1-2 दिन में फिर दोबारा आऊँगा और ऑक्सीजन और दिल्ली के अंदर जो गोलमाल चल रहा है उसके ऊपर मैंने बहुत सारा स्टडी कर रखा है। मैं रेगुलर पोस्ट भी डालता रहता हूँ। आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली के जो हैंडसम से
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पोल खुद खोली, उसके ऊपर भी आएंगे। 1-2 दिन के अंदर एक नया वीडियो दूंगा मैं आप लोगों को, बताऊंगा कि कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोगों को, जिनको ये नहीं पता कि लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर में अंतर क्या है। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं दिल्ली के लोगों को और उनके चमचे उस चीज़ को फैला रहे हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पूरे देश में फैलाएंगे, क्योंकि ये मैंने दोनों मुद्दे लगभग पूरे क्लियर कर दिए हैं। इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, समझाने वाली मोटी मोटी जो आम लोगों को समझ में आने वाली चाहिए। देखिए टेक्निकलिटीज़ तो बहुत है, 50 टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, एक और चीज़, मेरे ये वीडियो जो होता है, मैं यूट्यूब चैनल भी है मेरा सेम नाम से, शोभित SD शर्मा, उस पर डालता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, और थोड़े समय में मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे भी वीडियोस डालना शुरू करूँगा। तो आप लोगों से थैंक यू अमन। तो आप लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब पे भी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शोभित SD शर्मा नाम से, और ये वीडियोस वहाँ भी पहुँच रहे हैं। आज के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें, सबके परिवार, सबका अड़ोस पड़ोस सब सुरक्षित रहें, सब इस बीमारी से, महामारी से बचे रहें, सब आगे कुशलता से निकलें। सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।